हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 21 है। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 14 नवंबर 2018 के शिफ्ट 1 फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की औपचारिक मांग की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाहौर सत्र 1929। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य, और हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किस कन्वेंशन में फ्रांस में राजतंत्र समाप्ति की तथा गणतंत्र की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस की नेशनल कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की और गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग लागू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा अग्रणी अंग्रेज विनिर्माता था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना में सहकारी समुदाय न्यू हार्मोनी बनाने के बारे में सोचा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ओवेन। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने 84 देश के मुखियाओं तथा काश्तकारों को संगठित किया तथा रात को गांव-गांव घूमकर लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शाहमल। शाहमल ने 1857 के विद्रोह में मेरठ व बिजनौर क्षेत्र के किसानों का नेतृत्व किया था। उन्होंने 84 गांवों के अर्थात 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया था तथा रात को गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आग्रह किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वह युवा और नाजुक विचार क्या था जो इंटरवाद यूरोप की अस्थिरताओं से नहीं बच सका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र। लोकतंत्र विचार का उद्भव यूरोप में हुआ था, परंतु निरंतर अस्थिरता एवं बदलती आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस विचार में निरंतर परिवर्तन होते चले गए और लोकतंत्र वास्तव में एक युवा और नाजुक विचार था जो युद्ध के बीच यूरोप की अस्थिरताओं से नहीं बच सका। फिर क्वेश्चन नंबर 6, लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार के रूप का प्रस्ताव किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉन लॉक ने। लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने लॉक के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया और व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1920 में। भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय व उसके पश्चात उभरता नवोदित भारतीय पूंजीपति वर्ग अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ होता जा रहा था तथा आयात दरों एवं युक्ति संगत विनिमय दर की मांग करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। 1927 में भारतीय उद्योग एवं व्यापार परिसंघ की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, उस पुस्तक का नाम बताइए जो डैश गुप्त रूप से लोगों के सपने पीपल्स ड्रीम को अपनी डायरी में लिखा था तथा बाद में इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स की लेखिका शॉर्लेट बेराट है, जिन्होंने नाजी दमन के समय लोगों के स्वप्नों पर डायरी लिखी, जिसमें हिटलर के पतन के बाद पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
1905 में रूस में कृषकों तथा श्रमिकों के साथ उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान की। 1905 में रूस में कृषकों तथा श्रमिकों के साथ उदारवादियों ने संविधान की मांग की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, नाजियों का कार्यक्रम जिसमें यहूदियों की संपत्ति में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, यहूदियों के घर पर हमला किया गया और जला दिया गया एवं गिरफ्तार किए गए लोगों को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नवंबर 1938 में टूटे शीशे की रात। फिर क्वेश्चन नंबर 11, किनको मजाक में नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समाजवादी, कैथोलिक और लोकतंत्रवादी। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात वाइमर गणतंत्र का गठन जर्मनी में हुआ, जिसके समर्थक समाजवादी, कैथोलिक व लोकतंत्रवादी तीनों थे। इन लोगों ने वाइमर गणतंत्र व वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किया था और इन्हें रूढ़िवादी पुरातनपंथी नवंबर क्रिमिनल्स कहकर मजाक उड़ाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय तट के माध्यम से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों तथा लाल सागर समुद्री बंदरगाहों से जीवंत समुद्री व्यापार होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरत गुजरात तट। सूरत गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से मुख्य रूप से पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत का व्यापार खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों से व्यापार होता था, क्योंकि 17वीं शताब्दी के दौरान कपास की वस्तुओं का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष इटली, जापान एवं जर्मनी के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1940 में। 1940 ईस्वी में इटली, जापान व जर्मनी के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इन शक्तियों को धुरी राष्ट्र कहा गया। इस संधि से हिटलर की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मजबूत हो गई तथा ज़्यादातर यूरोपीय देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली सरकारों का गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 1917 में रूसी राजतंत्र को गिराने वाली क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पेट्रोग्राड ने। फरवरी 1917 रूसी पंचांग के अनुसार 22 फरवरी को पेट्रोग्राड के मजदूरों ने जारशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई और अगले दिन फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 1851 में अवध को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि ये एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिर जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 1914 तक रूस में महिला कारखाना श्रम शक्ति का प्रतिशत कितना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 31%। 1914 तक रूस में महिलाओं ने कारखानों में अपनी श्रम शक्ति को बढ़ाकर 31% तक कर लिया था, यद्यपि उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में किसने बंधन से मुक्ति के विचार को एक आंदोलन में पुनर्परिभाषित करके संप्रभु राष्ट्र राज्य को पुनः किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपनिवेशी लोगों ने। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में उपनिवेशी लोगों को बंधन से मुक्ति के विचार के संदर्भ में परिभाषित किया एवं एक संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 1772 में कंपनी का वह कौन सा अधिकारी था जिसने यह कहने का साहस किया कि भारतीय वस्त्रों की मांग कभी कम नहीं होगी और न हो सकती है, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र समान गुणवत्ता के सामान का उत्पादन नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हेनरी पुटलो। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पुटलो ने कहा था कि भारतीय वस्त्रों की मांग में कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र समान गुणवत्ता के सामान का उत्पादन नहीं कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
कई भारतीयों ने रूसी क्रांति से प्रेरित होकर सोवियत समाजवाद पर लिखा। निम्नलिखित लेखकों में से किसने 1920-21 में रूसी क्रांति, लेनिन जीवन और विचार, बाद में लाल क्रांति पर हिंदी में लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, R.S. अवस्थी। 1920 ईस्वी के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे एवं रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड थॉट्स एंड द रेड रिवॉल्यूशन नामक किताबें लिखी थी। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक डैश समाज का निर्माण करना होगा, जहां सारी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अतिवादी समाजवादी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक अतिवादी समाजवादी का निर्माण करना होगा, जहां सारी संपत्ति पर सामाजिक का नियंत्रण होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवाद समाज का नाम दिया था। अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है जिसे डैश रियो दी जेनेरियो में अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, UNCD। वर्ष 1992 में 100 से भी अधिक देशों के शासनाध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से मिले थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं ने जलवायु परिवर्तन अभिशमन तथा जैव विविधता अभिशमन पर हस्ताक्षर किए थे और सम्मेलन के दौरान 21वीं सदी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए 300 पृष्ठों की कार्य योजना भी अपनाई गई थी, जिसे एजेंडा 21 कहा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान तथा निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7516.6 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वह स्थान जहां उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती हैं कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या परिवर्तन को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं और यह परिवर्तन धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल से डैश का कोण बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 66 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यह अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संसाधनों का समान वितरण। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समान वितरण के अभाव में जहां एक तरफ गरीबी जैसी अनावश्यक बुराई व्याप्त होगी, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक विकास के सीमित केंद्रीकरण से वैश्विक अशांति का वातावरण भी व्याप्त होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत डैश हवाओं के क्षेत्र में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर पूर्वा। भारत पूर्वोत्तर पूर्वा हवाओं के क्षेत्र में स्थित है। ये हवाएं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से
विषुवती निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में चलती है, परंतु कोरिलासिस बल के प्रभाव में ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर चलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पेरू की धारा के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एल नीनो। सामान्यतः पेरू तट पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसका कारण अपवेलिंग होता है। यह धारा विषुवत रेखा के निकट पश्चिम की ओर मुड़कर दक्षिण विषुवतीय जलधारा का निर्माण करती है, परंतु लगभग 3 से 8 वर्षों के अंतराल में यह क्रम उलट जाता है, जिसमें नीचे से आने वाली ठंडी धारा ऊपर आना बंद हो जाती है व इसका स्थान पश्चिम से आने वाली गर्म धारा ले लेती है। इस घटना को एल नीनो के नाम से जाना जाता है, जो पेरू के तट पर भयंकर वर्षा व मानसून प्रदेशों में सूखे का कारण बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, काली मृदा आमतौर पर डैश तत्व की कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फास्फोरस। काली मृदा को स्थानीय रूप से रेगूर व अंतर्राष्ट्रीय रूप से चरनोजम कहा जाता है और इसकी संरचना सामान्यतः चिकामय, डली युक्त तथा कभी कभी भंगूर होती है। यह मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, पोटास एवं एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है और यह मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत तथा अंटार्कटिक प्लेट के बीच सीमा का नाम क्या है? मोटे तौर पर वेस्ट ईस्ट में चलने वाली समुद्री कटक द्वारा चिन्हित है और न्यूजीलैंड के थोड़ा दक्षिण में एक प्रसारीय स्थान में विलय कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अपसारी सीमा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, समशीतोष्ण वन और घास के मैदान उच्च ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो आमतौर पर समुद्र तल से 3600 मीटर से अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्पाइन वनस्पति। समुद्र तल से बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। सामान्यतः 3600 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु का विस्तार पाया जाता है और इस प्रकार की जलवायु अल्पाइन बायोम के लिए अनुकूल होती है। इस बायोम के ऊपरी क्षेत्र में लाइकेन, जबकि निचले भाग में कोड़धारी वृक्ष यथा स्प्रूस, पाइन, फर, लॉर्च आदि पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के बीच का स्थानीय समय का अंतर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 घंटा 45 मिनट। स्थानीय समय के निर्धारण में देशांतर की अहम भूमिका होती है तथा देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर 4 मिनट का समय अंतराल पाया जाता है। चूँकि द्वारिका की अवस्थिति लगभग 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जबकि डिब्रूगढ़ की अवस्थिति लगभग 94 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होने के कारण इनके मध्य 26 डिग्री का देशांतरीय अंतराल पाया जाता है, जो लगभग 104 मिनट या 1 घंटे 44 मिनट के समय अंतराल को प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणों के नाम हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च जन्म दर, साक्षरता एवं निम्न मृत्यु दर। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादन थॉमसन ने 1929 में और नोटस्टीन ने 1945 में किया था। यह सिद्धांत मुख्यतः विकसित देशों के जन्म दर, मृत्यु दर व प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर आधारित है। यद्यपि इस सिद्धांत के प्रमुख चरण हैं: पहला, आदिकालीन जननांकीय अवधि; दूसरा, प्रसरणशील अवधि; तीसरा, परवर्ती प्रसरणशील अवधि; चौथा, निम्न परिवर्तनशील अवधि और पांचवा, शून्य वृद्धि की अवधि। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के लोगों द्वारा कृषि के लिए बनाए गए डायवर्जन चैनलों की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल्स तथा गुल्स। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लोगों द्वारा कृषि हेतु बनाए गए डायवर्जन चैनलों की पारस्परिक विधि अपनाई जाती है, जिसे गुल अथवा कुल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इजराइल में मृत सागर के पानी में तैराक कैसे तैर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वृहद मात्रा में नमक की उपस्थिति के कारण।
मृत सागर के जल की लवणता लगभग 238% पाई जाने के कारण जल का घनत्व अत्यधिक बढ़ जाता है और अत्यधिक घनत्व के कारण तुलनात्मक रूप से अन्य सागरों की अपेक्षा मृत सागर में तैरना आसान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार ध्रुवीय बहाव बल तथा ज्वारीय बल का सिद्धांत किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैगनर के अनुसार जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशा में प्रवाह उत्तर की ओर तथा पश्चिम की ओर हुआ था और ये प्रवाह दो प्रकार के बलों के द्वारा संभव हुए थे, जिन्हें पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल तथा ज्वारीय बल के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीष्मकाल में रात्रि के पूर्वार्ध में कौन सा प्रसिद्ध नक्षत्र देखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल में रात्रि के पूर्वार्ध में सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक तारामंडल सप्तर्षि मंडल है, जिसे रात्रि के प्रथम पहर में देखा जा सकता है और इसी तारामंडल को बिग बियर या ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनोन्मुख बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 20, महाद्वीपीयता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्री दूरी के कारण चरम मौसम की स्थिति का अनुभव। महाद्वीपीयता का तात्पर्य समुद्री दूरी के कारण चरम मौसम की स्थिति का अनुभव है। ऐसे क्षेत्रों में सागरी समीर की अनुपस्थिति से सभी मौसम अपने चरम स्थिति में होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।